ओके, सो आज की क्लास में हम नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट को देखेंगे और क्या है नॉर्मलाइजेशन, कितने टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता है, उसका थोड़ा बहुत डिस्कस आज क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो नॉर्मल फॉर्म्स है उसको डिस्कशन करेंगे. सो basically this is dependent on the decomposition rule. Okay, नॉर्मलाइजेशन डिकम्पोजिशन रूल के ऊपर डिपेंडेंट है. रूल्स जैसे प्राइमरी रूल्स आप सबको पता है कि एमस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन, ट्रांजिटिविटी, ठीक है. फिर वहाँ पे यूनियन और pseudo transitivity and decomposition is also there in Armstrong axioms. जहाँ पे क्या decomposition शो कर रहा था कि if x implies yz, then x implies y and x implies z. ठीक है, तो वो जो डिकम्पोजिशन रूल था वो क्या वाइस वर्सा आप चेक कर सकते हो. तो दोनों केस हम ये देखे थे कि अगर ए भी डिकम्पोज करता है डीसी को तो ए भी सेपरेटली सी को डिपेंडेंसी शो करेगा एंड ए भी डी को भी डिपेंडेंसी शो करेगा. लेकिन अगर ए भी पर्टिकुलरली सी को इम्प्लाई कर रहा है तो क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी आप दिखा सकते हो कि ए इम्प्लाइज सी एंड बी इम्प्लाइज सी. तो वो हम नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब वाइस वर्सा चेक हो जाएगा, लेकिन मतलब अगर ए इम्प्लाइज सी होता है, बी इम्प्लाइज सी होता है तो तब हम ए बी इम्प्लाइज सी कर सकते थे. लेकिन ए बी इम्प्लाइज सी पहले से दिया गया है और उसको अगर हम डिकम्पोज ऐसे करना चाहे कि ए इम्प्लाइज सी एंड बी इम्प्लाइज सी, ऐसे हम कोई रिलेशन सेट नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो उसी डिकम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को हम चेक करेंगे. नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग द रिलेशन which is based on the functional dependency and the primary key. Okay, so अच्छा, नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप का हो सकता है. इधर आपका यहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल and third normal form. Okay, so today we will discuss only the first normal form. So first देखो यहाँ पे BCNF and 3NF और 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पे डिफिनेशन नहीं दिया गया है और इस केस में आपको थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ना होगा कि डिकम्पोजिशन का रूल क्या है और उस बेसिस पे हमने नॉर्मलाइजेशन को कैसे चेक करना है. तो फर्स्ट हम रूल को समझते हैं और आज की क्लास में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे नया चीज और प्रीवियस जो जो क्लास हुआ है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम आप लोगों को आज पूछेंगे, तो उसका आंसर आप लोगों को देना है. ओके, सो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी प्राइमरी की के साथ कोई भी डेटाबेस में जो रिलेशन है वो देखना है. अब प्राइमरी की क्या होता है कि जो यूनिक होता है. ठीक है ना, की कंसेप्ट में हमने पहले ही पढ़ा है कि प्राइमरी की आपका वही होता है जो यूनिक होता है, जिसको एक डेटाबेस डिजाइनर अपने हिसाब से वो क्या करेगा एज ए कैंडिडेट, मतलब ये प्राइमरी की एक कैंडिडेट की ही है जिसको एक डेटाबेस डिजाइनर डिजाइनिंग के टाइम पे वो एक एंटिटी सेट से पिकअप करता है, मतलब जो कि यूनिक होगा, जहाँ पे कोई डुप्लीकेसी ना हो. ठीक है, तो उसी को प्राइमरी की बोला जाता है. तो नॉर्मलाइजेशन में क्या चेक करना है हमें कि प्राइमरी की डिपेंडिंग ऑन रो लेवल एंड कॉलम लेवल. ओके, सो ये डिकम्पोजिशन रूल को सेटिस्फाई करेगा और फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखेगा कि प्राइमरी की कितना इफेक्ट कर रहा है. तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे मैंने क्या किया है कि नॉर्मलाइजेशन ये रो वाइज है. रो वाइज क्या है,
है कि यहाँ पे देखो, जहाँ पे सर्कल किया है ये रो वाइज नॉर्मलाइजेशन में वायलेशन हो रहा है। तो देखो SID, एस नेम एंड एज दिया गया है, मतलब एक स्टूडेंट का ID दिया गया है, उसका नेम है एंड एज है। तो स्टूडेंट ID 1 रतन, एज 20, ID 2 रहीम, एज 25, अगेन ID 1 रतन 20। तो इस केस में हमने क्या देखा कि दो जो मतलब फर्स्ट एंड थर्ड रो में डुप्लीकेसी आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेम वैल्यू शो कर रहा है दोनों ही रो में। ठीक है, तो इस केस में प्राइमरी की हम किसको सेट करेंगे? प्राइमरी की क्या हम स्टूडेंट ID को सेट कर सकते हैं? स्टूडेंट नो नेम मैम, क्या प्राइमरी की हो सकता है? नहीं हो नो मैम। सकता ना। तो इस केस में हम्म, तो इस केस में ये डुप्लीकेसी शो कर रहा है और ये कंपोजिशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। कि हम देख रहे हैं कि रो लेवल में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, सॉरी डुप्लीकेसी हो रहा है। तो इस डुप्लीकेसी को सेट करना है हमें। नॉर्मलाइजेशन 3 टाइप होगा। कहाँ पे आपका फर्स्ट NF का यूज होगा, कौन सी जगह पे सेकेंड NF का यूज होगा, वो सब चीज हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हमने देखा कि हाँ, यहाँ पे इस टेबल में रो लेवल डुप्लीकेसी है, जहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन दोनों जगह पे दिया गया है जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सपोज देखो, अगर कॉलम लेवल डुप्लीकेसी है तो उसको कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे देखो, स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स ID है, कोर्स नेम है। ठीक है, और एक फैकल्टी का ID है, फैकल्टी का नेम है और उनका सैलरी है। तो ये एक पूरा आपका क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो इस केस में स्टूडेंट ID देखो यूनिक है, 1 2 3 4 ऐसे दिया गया है। स्टूडेंट का नेम क्या है? रतन, रवि, राहुल, अमित। ठीक है, तो कोर्स ID C1, कोर्स ID में देखो यहाँ पे कि C1 बहुत कोई पढ़ सकता है, C1 रतन भी पढ़ रहा है, C1 राहुल भी पढ़ रहा है, अमित भी पढ़ रहा है। ओके, अब इस केस में आप ये चेक कर सकते हो कि क्या SID, स्टूडेंट ID क्या प्राइमरी की हो सकता है? हाँ, स्टूडेंट ID क्या प्राइमरी की हो सकता है? यस मैम, हो सकते, यूनिक है सर। हाँ, स्टूडेंट ID प्राइमरी की होगा क्योंकि यहाँ पे सारे वैल्यूज यूनिक है और यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जितने भी है ये डुप्लीकेशन नहीं शो करता है। तो इसको हम अगर प्राइमरी की ले तो देख रहे हैं कि रो कॉलम लेवल में ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो रो का कनेक्शन है, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का अगर देखे, कोर्स ID C1 है, कोर्स नेम DBMS है, फैकल्टी ID F1 है, मतलब और कुछ चीजें इस रो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं और जगह पे भी वो उसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट ID 1 था और उसके कोर्स और फैकल्टी उस रो में कोर्स, फैकल्टी नेम, फैकल्टी का सैलरी, उनका जो भी इंफॉर्मेशन था वही इंफॉर्मेशन फिर से हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट ID 3 जहाँ पे था उस केस में भी वही रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज बोल रहे क्या, कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। कॉलम लेवल डुप्लीकेसी मीन्स हम देख रहे हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट ID 1, हम देख रहे हैं जो वैल्यू था यहाँ पे कॉलम CID में देख रहे हैं क्या, C1 एक बार नहीं बहुत बार रिपीट हुआ है, C1 C2 C3, C1 रोल नंबर SID 3 में भी है, SID 4 में भी है, DBMS भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, फैकल्टी का ID भी रिपीट हो रहा है, फैकल्टी का नेम भी रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाता है कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। अब देखो, अगर हम मैम, डायरेक्ट, हाँ कोर्स आईडी, कोर्स नेम सब तो रो वाइज ना डुप्लीकेट हो रहा है, दो पर्टिकुलर स्टूडेंट का। हाँ,
दो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो कोर्स पढ़ रहा है, क्या वो फैकल्टी के साथ रिलेटेड है? यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना, यहाँ पे फैकल्टी का भी इंफॉर्मेशन है। यस ठीक मैम। है, तो उस केस में हमको ये चेक करना है कि ये जो स्टूडेंट का नंबर 1 है, तो ये स्टूडेंट का नेम है रतन, वो पढ़ रहा है C1, उसका कोर्स है DBMS। लेकिन यहाँ से जो रिलेशन शो कर रहा है ये तो फैकल्टी का है ना, तो ये टेबल पूरा एक स्टूडेंट का नहीं दिखा रहा। यहाँ पे हम क्या किए हैं कि यहाँ पे हमने बाकी और भी क्या बोले इंफॉर्मेशन रखे हैं। तो उस केस में अगर ये क्यों है कि जैसे देखो, इसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। ऐसा अगर है कि कोई डेटाबेस में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा जैसे कॉलेज के एडमिन का इंफॉर्मेशन है, ऑफिस का इंफॉर्मेशन है, फैकल्टी का इंफॉर्मेशन, अगर एक ही डेटाबेस में हम स्टोर कर ले तो वहां पे ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो वही चीज यहाँ पे शो कर रहा है। क्या आप ऐसे स्टूडेंट वन जो है आईडी उसका स्टूडेंट रोल नंबर स्टूडेंट रतन है, वो कोर्स पढ़ रहा है, तो उसके साथ फैकल्टी का क्या मतलब है? लेकिन ये डेटाबेस में दिया गया है और ये शो कर रहा है क्या, ये रो वाइज हम तो देख रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट 1 का इंफॉर्मेशन नहीं है, ये फैकल्टी का इंफॉर्मेशन है। और ये देख रहे थे कि हाँ फैकल्टी F1 रो 1 में भी है, रो 2 में, रो 3 में भी है। ये तो जरूरत नहीं है ना। ये क्या शो कर रही है, यहाँ पे डुप्लीकेसी हो रहा है, मतलब वैल्यू हम रो वाइज देख रहे हैं, लेकिन समझो कि कॉलम वाइज डुप्लीकेसी मतलब क्या है कि फैकल्टी आईडी एक जगह तो दिया गया है, फिर से वो रिपीट हो रहा है बाकी और जगह में। समझ रहे हो, मतलब रो 3 में भी रिपीट हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, उस हिसाब से समझो, तो इसको हम डुप्लीकेसी बोल सकते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे ये डुप्लीकेसी मिनिमाइज करना है यूजिंग मेथोडोलॉजी ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे? डुप्लीकेट करना है, 3 ऑपरेशन मेनली होता है डेटाबेस में, जो लास्ट क्लास में हमने बोला है कि क्या कि जैसे इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। ठीक है, तो इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन ये फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में भी हम देखे हैं कि बेस टेबल और केस टेबल में हम डायरेक्ट इंसर्ट एंड अपडेट और डिलीट कर पाते हैं नहीं। तो मेनली डेटाबेस में क्या होता है, अगर कुछ आपको इंसर्ट वहां पे करना है, फिर डिलीट करना है उस डेटाबेस से कुछ, तो these आर द 3 टाइप्स ऑफ एनोमलीज और प्रेजेंट। ठीक है, तो एनोमली मीन्स वहां पे कुछ डुप्लीकेसी आ रहा है और उसको हमें हटाना है। ओके, सो सपोज मैंने यहाँ पे देखो एक इंसर्शन का परफॉर्म किए है कि डायरेक्ट अगर स्टूडेंट आईडी में इंसर्ट करे, ठीक है, और उसका नेम है नीतू, ओके, और वो पढ़ रहा है C10, मतलब कोर्स 10 पढ़ रहा है, कोर्स का नेम है DBMS। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे सपोज फैकल्टी का कुछ यहाँ पे क्या बोले डेटा मेरे पास नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट हम इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट 5 आपके पास अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो डायरेक्ट वो कोर्स 10 पढ़ रहा है या नहीं, ये पहले आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसका इंफॉर्मेशन डाल दिए, लेकिन फैकल्टी का भी तो ये वाला कॉलम भी तो आपको भरना पड़ेगा ना। तो इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टूडेंट का हो और फैकल्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो, तो उस केस में इंसर्शन आप नहीं कर पाओगे। और आप तो ये क्या है, प्राइमरी की है SID, तो प्राइमरी की तो कभी भी नल एंड वॉइड नहीं हो सकता, वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू रखना ही है वहां पे आपको। ठीक है, और ये आप यहाँ पे नल लिख दोगे तब भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो प्राइमरी की आपको सेट तो करना ही है। प्राइमरी की जगह आप कुछ भी या फिर मतलब कोई भी हैश डॉलर ये सब नहीं डाल सकते हो, और प्राइमरी की का कुछ वैल्यू पर्टिकुलर होना चाहिए। तो उस केस में इंसर्शन
प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन डिलीशन के केस में अगर सपोज मान लो कि ये वाला रो मुझे पूरा ही हटाना है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी, ये हम पूरा हटा देंगे, तो उस केस में क्या हम हटा सकते हैं? हाँ, हम पूरा इंफॉर्मेशन हटा देंगे तो दिक्कत नहीं है। तो जो क्वेरी होता है, जो एसक्यूएल में या फिर एसक्यूएल में हम लोग जो या ओरेकल में जो कोड वगैरह लिखा जाता है, तो ऐसे लिखता है कि डिलीट फ्रॉम द स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम द स्टूडेंट, ये क्या है? स्टूडेंट टेबल है, डिलीट फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 2। सपोज मैंने ये वाला रो को डिलीट कर दिया पूरा, टू रवि C2 जावा जहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, तो ये वाला रो मैंने डिलीट कर दिया। ओके, सो ये हम कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम नॉर्मल मतलब नॉर्मलाइजेशन में हम कोई भी डुप्लीकेसी को सेट कर सकते हैं कि हाँ, ये वाला इसको अगर डिलीट कर दे तो मेरे पास तो ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन है। ओके, अच्छा, अब देखो, अपडेशन अपडेट करना है। सपोज यहाँ पे अमित है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ये अमित की जगह इसका नाम चेंज करके अमित रॉय करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस केस में कैसे अपडेट होगा? अब उस केस में हम क्वेरी ऐसे लिखेंगे कि अपडेट स्टूडेंट सेट द एस नेम, सेट एस नेम इज इक्वल्स टू अमित रॉय। ओके, where अब क्या हो जाएगा, where SID is equals to 4। ओके, सो अपडेट कर रहे हो मतलब अपडेट आप स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग उसका नेम को चेंज कर रहे हो, तो हम ऐसे लिखेंगे कि अपडेट स्टूडेंट सेट द एस नेम इज इक्वल्स टू अमित रॉय, ओके, where SID is equals to 4। ठीक है, अच्छा, सपोज ये जो है 30,000 है सैलरी FID का, फैकल्टी का, और यहाँ पे भी 30,000 है, तो ये भी डुप्लीकेसी से कर रहा है और हमें इसको सैलरी को चेंज करना है। ठीक है, सैलरी को चेंज करना है, F1 के सैलरी को चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि चेंज ऑपरेशन में चेंज सैलरी ऑफ F1 फ्रॉम 30K टू 40K सपोज, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये सैलरी 40K आ जाएगा। सो ये कुछ क्वेरीज है कैसे नॉर्मलाइजेशन को सेट किया जाता है। अच्छा, टुडे वी विल डिस्कस ओनली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि जैसे मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यही शो करता है कि द टेबल इट शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओके, आप वहां पे कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब एक से ज्यादा नहीं लिख सकते हो। ठीक है, मल्टी वैल्यूड मीन्स वहां पे एक ही एट्रीब्यूट वहां पे सेट करना है। इट डज नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओके, so we can say that a relation is in 1NF, means first normal form, if the values in the domain of each attribute of the relation are atomic. Okay, means the table whatever the relational database table, that should not contain any multi-valued attribute. ओके, सो इस केस में आप देखो कि जो टेबल है यहाँ पे रोल नंबर, नेम एंड कोर्स दिया गया है और बोला गया है कि रोल नंबर 1 2 3, नेम है अमित, हरी, रितु, और कोर्स दिया गया है सी। रोल नंबर 1 जो है वो C++ दोनों को ही पढ़ रहा है, हरी जो है जावा पढ़ रहा है, और रितु जो है वो C एंड DBMS पढ़ रहा है। लेकिन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोल रहा है कि आप एक ही जगह मल्टी वैल्यू नहीं यूज कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू आप नहीं यूज कर सकते हो, तो कोर्स दोनों ही आप नहीं शो करवा पाओगे। ठीक है, तो अगर ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे C और C++ दोनों ही बोल रहा है, दोनों का ही कोर्स रोल नंबर 1 जो है वो पढ़ रहा है, तो इस केस में ये वायलेटेड हो जाता है कि हम इसको फर्स्ट NF नहीं बोल सकते। अब ये जो टेबल है इसको यूजिंग नॉर्मलाइजेशन
हम कैसे सॉल्व करेंगे, मीन्स फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रोल नंबर, नेम एंड कोर्स। और अगर रोल नंबर को हम ऐसे लिखे 1 1 2 3 3, क्यों? क्योंकि हमें कोर्स को डिवाइड करना है। सो फर्स्ट केस में हमने ऐसा किया कि रोल नंबर 1 जो है अमित, पहले कोर्स सी को कर रहा है, फिर C++ कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप देखो कि जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने चेंज किया, क्या रोल नंबर प्राइमरी की सेट कर रहा है? क्या रोल नंबर प्राइमरी की सेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेसी आ रहा है कि रोल नंबर 1 1 2 3 3 दोनों टाइम हम इसका रिपीट कर रहे हैं 1 एंड 3 का। तो ये रोल नंबर अकेला प्राइमरी की नहीं हो सकता। क्या नेम हो सकता है? नेम देखो, अमित अमित, हरि, रितु रितु, तो ये भी अकेला प्राइमरी की नहीं हो सकता। कोर्स में भी प्रॉब्लम है, रोल नंबर 1 भी सी पढ़ रहा है, यहाँ पे 3 भी सी पढ़ रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी की हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन यूनिकली नहीं डिफाइन कर पा रहे। अगर हम कंपोजिट प्राइमरी की देखें, उसका कंसेप्ट जो पहले भी हमने पढ़ा है, क्या कि अगर रोल नंबर एंड कोर्स को हम मतलब उसको अटैच कर दे, तो उस केस में क्या होगा, प्राइमरी की हम निकाल सकते हैं। तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोला जाता है। ठीक है, तो रोल नंबर और कोर्स को मिला के अगर हम देखें कि हाँ, रोल नंबर 1 सी पढ़ रहा है, देन रोल नंबर 1 जो कोर्स C++ को पढ़ रहा है, मीन्स क्या देख रहे हो कि ये दोनों मतलब ये दोनों कंसेप्ट को लेके हम एक रिलेशन को शो कर सकते हैं, लेकिन अकेला रोल नंबर और अकेला कोर्स प्राइमरी की को सेट नहीं कर सकता है। सो देयर विल बी द कंपोजिट प्राइमरी की which will show by the roll number and course, दोनों को लेके हम कोई भी प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, जिसको हम कंपोजिट प्राइमरी की बोल। ओके, अच्छा, और इस टेबल को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यही टेबल इधर ऐसे तो लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं कि देखो, रोल नंबर, नेम, कोर्स को मैंने डिवाइड कर दिया, C++ था ना, तो दोनों ही पढ़ रहा था, तो हमने क्या किया, कोर्स 1 एंड कोर्स 2 में डिवाइड कर दिया। अब देखो, 1 जो है अमित, वो पढ़ रहा है CB एंड C++। ठीक है, 2 जो है हरि, वो भी पढ़ रहा है जाभा। और इस केस में देखो, C2 जो था, रोल नंबर 2, वो सिर्फ जाभा पढ़ रहा था, तो कोर्स 2 के केस में उसको क्या वैल्यू हो जाएगा? कुछ तो नहीं रहेगा, सिर्फ नल हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, रोल नंबर 3 जो था रितु जो है, वो क्या पढ़ रहा था? सी पढ़ रहा था और DBMS पढ़ रहा था, तो कोर्स 1 में C, कोर्स 2 वो DBMS पढ़ रहा था। अब इस केस में देखो, मैं पर्टिकुलरली प्राइमरी की निकाल सकती हूँ, जो कि है रोल नंबर, जहाँ पे कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है, और हम क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को अच्छे से यहाँ पे मेंटेन कर पा रहे। ठीक है, और उसको डिस्क्राइब कर पा रहे। तो यूजिंग 1NF आपको ये देखना है कैसे कि आप प्राइमरी की को सेट करो। मैंने पहले ही कहा था क्या कि जो definition है, normalization is composition, means decomposing a relation which is based on functional dependency and primary key। ओके, सो आपको चेक करना है कि आप प्राइमरी की अच्छे से सेट कर पा रहे हो कि नहीं। और अगर प्राइमरी की मेरे पास मतलब क्लियर उसका इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, तो उस केस में हम टेबल को अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते। ठीक है ना? अच्छा, प्राइमरी मैम एक बार को, और एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, कौन सा बोलो? वो सेकंड टेबल। ये वाला, हाँ, सेकंड टेबल में देखो, सेकंड टेबल में सिर्फ क्या किया है, कुछ नहीं। कोर्स जो पहले एकदम शुरुआत में था, क्या था, रोल नंबर 1 क्या पढ़ रहा था, C एंड C++। लेकिन 1NF क्या बोलता है कि हम एक ही टेबल में मल्टी वैल्यू नहीं डाल सकते।
ठीक है। 1NF शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। उस कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने क्या किया कि अगर मुझे रो प्राइमरी की यूनिक रखना है, प्राइमरी की तो यूनिक ही होगा, वहां पे डुप्लीकेशन नहीं होगा। यहाँ पे जैसे हो रहा था कि 1 2 3 भी रिपीट हो रहा था, 1 रिपीट हो रहा था, तो अकेला रोल नंबर को हम प्राइमरी की नहीं बोल सकते थे। तो हमने क्या किया, अदर ऑप्शन ये भी सही है, ये फर्स्ट टेबल भी सही है, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ये कंपोजिट प्राइमरी की को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि रोल नंबर एंड कोर्स दोनों मिला के हम प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसको और भी तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब आइदर और इस ये भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि रोल नंबर एज ए प्राइमरी की हमने सेट किया, कोर्स जो था उसको मैंने दोनों कोर्स में डिवाइड कर दिया, कोर्स 1 एंड कोर्स 2। ओके, सो रोल नंबर 1 जो है वो सी भी पढ़ रहा है, C++ पढ़ रहा है। तो अगर मैं दोनों कॉलम उसको उसमें दोनों कॉलम ऐड कर दूं कोर्स का, तो उस केस में रोल नंबर 1 का इंफॉर्मेशन लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। रोल नंबर 2 का भी हम ऐसे लिख सकते हैं, रोल नंबर 2 सिर्फ जावा पढ़ रहा था तो कोर्स 1 में जावा है, कोर्स 2 में क्या हुआ, तो उसका कोई वो कुछ नहीं पढ़ रहा था वहां पे, तो उसके इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, नल, इसलिए हमने वहां पे नल लिखा है। ठीक है। रोल नंबर 3 जो है ऋतु है, ऋतु कोर्स सी को भी पढ़ रहा था और DBMS पढ़ रहा था, तो कोर्स 1 में सी है एंड कोर्स 2 में DBMS है। ठीक है, तो यही चीज हम बोल रहे थे, और मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। जो रिलेशनल टेबल प्रोवाइडेड है वो फर्स्ट नॉर्मल में नहीं है, तो उसे हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डिफाइन मतलब उसको फाइंड आउट करना है, उसको कैलकुलेट करना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर आपका क्या करता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड प्राइमरी की को बेस करते हुए कोई भी डिकम्पोजिशन को शो करता है। ओके, सो वही हमने किया है कि इस टेबल को यहाँ पे इलाबोरेट किया और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमें प्राइमरी की सेट करना है, तो आइदर आपका सॉल्यूशन ये होगा और ये भी हो सकता है। ओके, अच्छा, वही चीज हमने वहां पे बोली। हाँ, अच्छा अच्छा देखो, बेस टेबल एंड केस टेबल पहले हमने किया है, कहाँ पे किया है, कहाँ पे किया है, में। हाँ, तो यही जो टेबल था मेरा, रोल नंबर नेम, जो पहले का ही टेबल था, रोल नंबर नेम एंड कोर्स। ओके, सो इसको हमने क्या किया, ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों टेबल में उसको डिवाइड कर दिया, रोल नंबर एंड नेम। उस केस में रोल नंबर आपका प्राइमरी की हो जाएगा, नेम और रोल नंबर एंड कोर्स, रोल नंबर एंड कोर्स को अगर करे तो रोल नंबर कैसे डिवाइड हो रहा है कि 1 1 2 3 3। और क्यों? क्योंकि कोर्स अलग अलग है, रोल नंबर 1 सी पढ़ रहा है, रोल नंबर 1 C++ भी पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये जो मतलब यहाँ पे रोल नंबर एज ए फॉरेन की काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन उसको कहाँ से मिल रहा है, प्राइमरी की से मिल रहा है। प्राइमरी की कौन है, प्राइमरी की बेस टेबल में रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है, ठीक है। तो ऐसे भी आप हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉरेन की को सेट कर सकते हैं यूजिंग द बेस टेबल। तो इस केस में बेस टेबल हमारा क्या है कि रोल नंबर एंड नेम एज ए बेस टेबल हमने लिया, और प्राइमरी की इस केस में क्या हो जाता है कि रोल नंबर। ओके, और केस टेबल कौन सा है, केस टेबल हमने क्या किया, रोल नंबर एंड कोर्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। फॉरेन की उस केस में हम क्या देख रहे हैं, केस टेबल में अगर प्राइमरी, इस केस में प्राइमरी की क्या हो जाएगा, रोल नंबर कोर्स। क्यों? क्योंकि ये तो जो 1 1 2 3 ये तो अकेला प्राइमरी की को नहीं सेट कर पाएगा, कोर्स के साथ रिलेट करके ही वो प्राइमरी की सेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोर्स भी यूनिक नहीं है, देखो सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी पढ़ रहा है,
तो अकेला सिर्फ रोल नंबर एंड सिर्फ कोर्स नहीं प्राइमरी सेट कर सकता है इन द केस टेबल। ओके, सो केस टेबल में प्राइमरी की रोल नंबर एंड कोर्स होगा, और फॉरेन की क्या हो जाएगा, फॉरेन की आपका रोल नंबर हो जाएगा। तो अगर हम इस टेबल को चेंज करना चाहे एज ए बेस टेबल एंड केस टेबल, तो उस केस में भी हम क्या सेट कर पा रहे हैं कि हाँ, बेस टेबल में प्राइमरी की रोल नंबर हो जाएगा एंड केस टेबल में प्राइमरी की रोल नंबर एंड कोर्स होगा। सो बेसिकली मुझे प्राइमरी की को सेट करना है, तो उस हिसाब से हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, यही हम नॉर्मलाइजेशन में देखते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम ये देखेंगे कि वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर नहीं डाल सकते, आपको एक ही इंफॉर्मेशन वहाँ पे शो करना है एट ए टाइम। ठीक है, और मैम अच्छा, नॉर्मलाइजेशन तो का आज मतलब ही होता है नो डुप्लीकेसी। हाँ, नो डुप्लीकेशन। मैम 1NF में हम लोग डिलीट इंसर्ट अपडेट कर सकते हैं? 1NF में डिलीट इंसर्ट अपडेट, देखो इस केस में आप अगर देखते हो कि डायरेक्ट 1, 2 एंड 3 रोल नंबर है जो है वही आपको सेटअप करना है। हाँ, इंसर्शन तो नॉर्मलाइजेशन शो कर रहा है ओवरऑल, तो इस केस में अगर आप इंसर्शन करना चाहो तो वो हम वही देखेंगे। देखो यहाँ पे डुप्लीकेसी इस कॉलम में हो रहा है, कोर्स कॉलम में हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको 1NF यूज करके सॉल्व कर पा रहे। ठीक है, नया अगर कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंसर्ट करना है तो हम कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर एक स्टूडेंट का ही दिया गया है, रोल नंबर, नेम एंड कोर्स, यहाँ पे और कुछ नहीं है प्रॉब्लम, मतलब और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे फैकल्टी का इंफॉर्मेशन और भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर का इंफॉर्मेशन, वो सब नहीं है। तो डायरेक्ट 1NF यूज करके हम इस नॉर्मलाइजेशन को, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन है यहाँ पे जो कंसेप्ट है ये ओवरऑल कंसेप्ट है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो उसमें से अगर इंसर्ट करना हो, देखो इंसर्ट अगर हम करें यहाँ पे, जैसे रोल नंबर 5 को इंसर्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ रोल नंबर 5, उसका नाम है नीतू, वो क्या कोर्स कर रहा है, उसका कोर्स का नेम है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या फैकल्टी को कौन है यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसका इंसर्ट तो कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1NF वही बोलता है जहाँ पे आपका सिर्फ उसी के कंपोनेंट में रिलेशन दिया गया हो, मतलब जैसे एक स्टूडेंट का है, सिर्फ स्टूडेंट का ही इंफॉर्मेशन हो, तो उस केस में अगर आप नया कुछ इस टेबल में इंसर्ट करना चाहो तो मतलब शुरुआत के टेबल में करना चाहो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना चाहो, तो उस केस में आपका नेक्स्ट स्टेप में भी उसका चेंजेस होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? डिलीशन आप डायरेक्ट तो कर ही सकते हो, अपडेशन आप तभी करोगे ना, इंसर्शन एंड अपडेशन में ही मेनली प्रॉब्लम आता है, तो वो आप तब करोगे जब आपके जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें कुछ चेंजेस करना हो। सपोज आप चेंज कहाँ पे करोगे, आपके पास जो प्रॉब्लम गिवन है वहां पे, और वो प्रॉब्लम आइदर अगर 1NF से ही सॉल्व हो जाता है तो हम वहां पे एनामोलीज का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एनामोलीज तभी चाहिए, मीन्स प्रॉब्लम जहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अगर वहां पे बहुत बड़ा एक डेटाबेस हो और वहां में से आपको क्या करना है कि छोटा छोटा टेबल में उसको डिवाइड करना है उस कंसेप्ट को। ओके, सो तब आप ये जो इंस्टॉलेशन और अपडेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। सो कंसेप्चुअल जो इंफॉर्मेशन है वो लेस है, मतलब एक ही कैटेगरी का इंफॉर्मेशन दिया गया है, और अगर वहाँ पे कोई कोई रिपीटेशन आता है जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, मेनली यहाँ पे हमें देखना है कि प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं। ओके, तो यही है। अच्छा, प्रीवियस जो क्लास है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, बहुत सारे उस दिन क्लास में नहीं ज्वाइन किए थे, आज की क्लास में यहाँ तक सबको समझ में आया?
आज की क्लास समझ में आया ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, मैं 2-4 क्वेश्चन करती हूँ, आप लोगों को आंसर करना है। तो बताओ कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की। पढ़ रहे हो ना आप लोग सब? पता है किसी को? मैम जो कि प्राइमरी की से मैच करता है उसको फॉरेन की कहते हैं। Ma'am, the प्राइमरी key की which reference the primary key of some other table of हाँ, referenced. सेम टेबल और अदर टेबल दोनों ही हो सकता है, ठीक है। सेम टेबल और अदर टेबल मीन्स फॉरेन की सेम टेबल किस केस में हो जाएगा? अगर रेफरेंस टेबल खुद फॉरेन की को शो करे, ठीक है। रिलेशन जहां पे एस्टेब्लिश हो रहा है, उस केस में हमको प्राइमरी की सेट करने के लिए फॉरेन की को देखने के लिए प्राइमरी की का मदद चाहिए। रेफरेंसिंग इसीलिए बोला जा रहा है कि हम रेफर्स कर रहे हैं किसी और एक टेबल को। फॉरेन की एक रेफरेंसिंग टेबल में ही मौजूद होता है ना, तो वो रेफरेंसिंग टेबल क्या है? हाँ, अगर सेम ही टेबल को में प्राइमरी की और फॉरेन की रहेगा तो रेफरेंसिंग टेबल और रेफरेंस टेबल